जितने राजा थे सब भगवान शंकर के भक्त थे, शैव भक्त कहलाते थे। तो वो राज करते थे, लड़ाइयां भी लड़ते थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा करते थे। भगवान शिव की जब पूजा करते थे तो उनको लगा कि मूर्तियां भी बननी चाहिए, तो उन्होंने शंकर की ढेर मूर्तियां बनवाई, खूब शिवलिंग बनवाए, और 1500 साल वो प्राचीन मूर्तियां, वो शिवलिंग जब देश में अंग्रेज आए उनको लगा यार ये तो खजाना है। और वो खजाना कहां मिला? हजारों मूर्तियों का, 10,000 मूर्तियों का, वो जबलपुर से लेकर रीवा क्षेत्र के बीच में उनका मेन केंद्र जो था वो सतना का भरूच नगर था, जो आज एक मोहल्ला होकर रह गया है। भरूच नगर सतना, अगर आप जानेंगे तो आप जाएंगे भरूच नगर कहलाएगा, वो भी विंध्य क्षेत्र में आता है। और ऐसी हजारों मूर्तियां जब अंग्रेज भारत को आजाद करके जाने लगे, छोड़कर जाने लगे, तो वो अपने समुद्र मार्ग में जहाजों में लाद के ले गए। तो उस काल की 1500 साल प्राचीन मूर्तियां आज लंदन की म्यूजियम में हैं। लेकिन समुद्र तट के किनारे जो नहीं ले जा पाए वो कलकत्ता के म्यूजियम में, क्योंकि कलकत्ता बंदरगाह से ले जाते हैं। और तीसरी स्तर की जो मूर्तियां हमारे यहाँ बच गई वो आपके रेंज में है। अब कभी जाइएगा रीवा से सतना के बीच में, तो यहाँ से मात्र 38 किलोमीटर पर रामवन पड़ता है। रामवन पुरातत्व संग्रहालय में वो गुप्त वंश की मूर्तियां हैं जो आज से 1500 साल प्राचीन है। वो भी आपको दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, कोटा, भोपाल में नहीं मिलेगी, वो हमारे विंध्य क्षेत्र में मौजूद है। 6वां 7वां प्रमाण, और वो आप देख सकते हैं। उसमें से एक ब्लैक स्टोन की इतनी बड़ी मूर्ति है, वो मूर्ति कहलाती है उमा महेश्वर की मूर्ति। 13 साल पहले कैलिफोर्निया में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगी थी, यहां से वो मूर्ति भेजी गई थी कि पूरे देश में कितने प्राचीन मूर्तियां हैं। तो उस इतनी बड़ी मूर्ति ब्लैक स्टोन की, उमा महेश्वर की, उसमें खरोच ना आ जाए इस बात का बीमा 1 करोड़ रुपए का था। प्लेन से भेजी गई, फिर वापस आ गई। मूर्ति का बीमा और जाने कितने का रहा, केवल खरोच ना आने का बीमा क्या है। वो मूर्ति वापस आ गई है, फिर रखी हुई है सतना रामवन में। जब आप कभी रामवन घूमने जाएं उस मूर्ति को जरूर देखिएगा, जिसने भारत का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल मंच पे किया था। उमा महेश्वर की मूर्ति ब्लैक स्टोन की। 8वीं सेंचुरी में इस क्षेत्र से गुप्त वंश का खात्मा हो गया। हमारे देश में फिर एक नए साम्राज्य ने जन्म लिया, और वो साम्राज्य भी किसी बड़े शहर में नहीं। वो साम्राज्य ने अगर प्रकृति ने उनको भेजा कि अगर कहीं पनपना तो जाओ, रीवा जाओ, विंध्य क्षेत्र जाओ। और आपको जान फिर एक बार गर्व होगा कि वो वंश था कलचुगी वंश, और उसका पूरा कार्यक्षेत्र था रीवा में महसाव से लेकर गुड़ तक, और उसका मेन जो केंद्र था वो गोलकी मठ जबलपुर। आज प्रणय मुद्राओं की मूर्ति के कारण खजुराहो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, लेकिन वो 12वीं सेंचुरी का है। कलचुगी वंश 9वीं से 11वीं सेंचुरी का है, मतलब आज से 1000 साल पहले। और उसकी मूर्ति के बगल से आप रोज निकलते हो, लेकिन ध्यान नहीं जाता। आज देखिएगा आप जाकर, उससे सुंदर प्रणय मुद्रा की मूर्ति आपको खजुराहो में भी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा मूर्तियां आपको रीवा में मिलेगी। और केवल आपको नजर घुमानी है, इसलिए मैं आज ये सब बातें कर रहा हूं, और ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। विंध्य का इतिहास ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब वो मूर्तियां कहां, ये सुन लीजिए। इस 7वां प्रमाण जो आपके आंखों के सामने से गुजरता है, जब आप यहां से निकलेंगे, शंकर जी के मंदिर के ठीक सामने वेंकट भवन है, सर अब चर्चा कर रहे थे। उस वेंकट भवन में जितनी मूर्तियां हैं वो सब 1000 साल प्राचीन है। 1000 साल, कोई 900 साल, कोई 1000 साल, कोई 1100 साल। और अंदर वेंकट भवन में प्रवेश करते ही जो पहली मूर्ति मिलेगी वो दरवाजे के हाइट की से ज्यादा की है, महासरस्वती की मूर्ति। फिर वहीं बगल में जैन तीर्थंकर की मूर्ति। आज जाइएगा वहां पर, देखिएगा कि ये हमारे ये चीजें दिल्ली में नहीं मिलना है, ये मुंबई में नहीं मिलना है, वो आपके रीवा में है। और उसकी जो सबसे सुंदर मूर्ति है वो है आपके पद्मनाभ पाट में, 13.5 फुट की हाइट की मूर्ति, हर गौरी की प्रतिमा, जिसको पूरा देश
ध्यान करता है कि यार रीवा में मिलेगी वो सबसे पुरानी मूर्ति, और हम रीवा के यहाँ नहीं जाते। किला जाएंगे, किले के पीछे में जो पुतलिया दरवाजा कहलाता है 25 फुट ऊंचा, वो भी कल्चुरी वंश का है। और कल्चुरी वंश की जो सबसे बड़ी मूर्ति है उसके लिए कितने बड़े हॉल की जरूरत है? इतने बड़े हॉल की जरूरत है। गुड़ तरफ से कौन आता है? कोई नहीं आता। कभी आप परिवार के साथ दो हाथ उठा रहे हैं, गुड़ में पहाड़ के ऊपर एक मूर्ति है जो ब्लैक स्टोन की है ऐसे, और वो कहलाती है भैरव बाबा की मूर्ति। नाम सुना है? भैरव बाबा की मूर्ति आज से 1000 साल प्राचीन मूर्ति है, कल्चुरी वंश की मूर्ति है। और खजुराहो तो 12वीं सेंचुरी में चल रहे राजाओं का है। ये 7वां प्रमाण कि हमारा विंध्य क्षेत्र देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। चलिए और शॉर्ट करते हैं। फिर 11वीं सेंचुरी के बाद चंदेल वंश का कुछ हिस्सा रीवा में भी रहा है, लेकिन उसके बाद फिर मुगल वंश रीवा में काबिज हुए। लेकिन 14वीं 15वीं शताब्दी में फिर गुजरात से माइग्रेट करके नेचर ने, प्रकृति ने हमको फिर एक राज और सम्राट दे दिया, एक राजा दे दिया। वो 15वीं सेंचुरी से वो हमारे यहां आज भी वर्तमान में कौन सा राजवंश? बघेल राजवंश, जिसके वर्तमान में महाराजा पुष्पराज सिंह कह सकते हैं, उनके चिरंजीव, उनके पुत्र दिव्यराज सिंह जो सिरमौर के विधायक हैं, जिनकी पुत्री खुद एक बेहतरीन मोहिनिया सिंह बेहतरीन कलाकार है। बघेल, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुप्त वंश ने मूर्तियां दी, सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप दिए, कल्चुरी वंश ने भी मूर्तियां दी, बघेल राजवंश ने इस क्षेत्र को क्या दिया? तो आपको फिर एक बार गौरव होना चाहिए कि बघेल राजवंश ने हमारे इस क्षेत्र को 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज दी। सबसे पहले संगीत सम्राट तानसेन दिया। आज पूरे देश में जितने संगीत घराने हैं वो विंध्य क्षेत्र की देन है। संगीत सम्राट तानसेन के या तो शिष्य हैं, या तो उनके बाद में बाबा अलाउद्दीन खान साहब जो मैहर में रह के उन्होंने जिंदगी गुजार दी। मैहर कभी आप जाइए तो जो मैहर देवी के मंदिर जाएंगे तो वहां पर बाबा अलाउद्दीन साहब की एक पुराना घर है, मजार है, वहां पर म्यूजियम बना दिया गया है। म्यूजियम में सर एक इतनी बड़ी फोटो है, बाबा वहां पे तखत पे बैठे हुए हाथ में छड़ी लेकर, और उनके पास में जमीन पर 2 लोग बैठे हुए हैं जिनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया। सितार वादक पंडित रविशंकर, दूसरा खान साहब जो सरोद बजा रहे हैं। ऐसे शिष्य थे बाबा अलाउद्दीन साहब के, और वो बाबा छड़ी लेके गलत होता था तड़ाक से मारते थे। वो होता है गुरु जो आपको सही ज्ञान देता है। वो होते हैं प्रोफेसर गुप्ता जो आपको सही ज्ञान के लिए रोकते हैं, डांटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सुन लेता है वो भारत रत्न पा जाता है, और जो नहीं सुनता वो आधे रास्ते से बाहर निकल जाता है। ये फर्क होता है गुरु की बात को मान लेने का। तो वो मजार में जाकर वो फोटो जरूर देखिएगा। पूरे देश में संगीत जितना भी है आज, वो मैहर या तानसेन संगीत की देन है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये तानसेन और बाबा अलाउद्दीन साहब की संगीत साधना पूरे देश में केवल विंध्य क्षेत्र की देन है। दूसरा, इस बघेल राजवंश की महारानियों ने और राजाओं ने इतना साहित्य रचा है कि पूरे देश के किसी राजा ने या महारानियों ने इतना साहित्य नहीं लिखा। आज रीवा राज्य के महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जूदेव द्वारा लिखित 100 साल पहले का एक हिंदी नाटक देश का सबसे प्रामाणिक हिंदी नाटक माना गया है, पहला। उसका नाम तो बताएगा? उसके ढेर मंचन हो रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी द्वारा मंचित किए जा रहे हैं, भोपाल में, दिल्ली में, देश के अन्य हिस्सों में। उस नाटक का नाम है आनंद रघुनंदन। ये नोट करिए, जनरल नॉलेज की सारी चीजों में बता रहा हूं, जीके है ये पूरा, कि देश का पहला प्रथम हिंदी नाट्य कौन सा है। लिखेंगे आप आनंद रघुनंदन। लिखने वाले का नाम बघेल राजवंश के यशस्वी महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव के द्वारा वो लिखा। फिर आप देखें कि
मैं पहले जो बातचीत कर रहा था तो बोले रीवा ने क्या दिया, तो तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, विश्व को व्हाइट टाइगर देने वाला रीवा का बघेल राजवंश। और व्हाइट टाइगर कब पकड़ा गया था, ये भी जीके में आता है, 1951 में, 1951। किसने पकड़ा था, फिर बघेल राजवंश के उस राजा ने जिसको पूरा रीवा संभाग अन्नदाता के रूप में याद करता है, जिनका नाम है सबसे रिसेंट, सबसे स्मार्ट, सबसे विनम्र महाराजा मार्तन सिंह जूदेव साहब। तो विश्व को व्हाइट टाइगर देने वाला हमारा बिंदु क्षेत्र है। व्हाइट टाइगर पकड़ा कहां गया था, रीवा और सीधी के बीच के जंगल में, मड़वास का जंगल कहलाता है, वहां पकड़ा गया था। और 1970 के बाद भारत में वन्य जीव संरक्षण सरकार ने लागू किया, लेकिन महाराजा मार्तन सिंह जूदेव साहब ने 1951 से ही वन्य जीव संरक्षण लागू कर दिया था, मतलब सरकार से पहले। उसके पहले जबकि रीवा राज्य के इतिहास में 600 से ज्यादा शेर महाराजाओं ने मारे थे, लेकिन व्हाइट टाइगर को पकड़ने के बाद उन्होंने इसको वन्य जीव संरक्षण घोषित करके अब शेर नहीं मारे जाएंगे हमारे रीवा राज्य बघेल राजवंश में। और आप देखिए पूरे विश्व में व्हाइट टाइगर कहीं पर भी होगा, वो रीवा की देन है, वो महाराजा मार्तन सिंह जूदेव की देन है, वो बघेल राजवंश की देन है। कितना टाइम हो रहा है, बहुत बेमन से बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और झेल लीजिए, लेकिन ये बहुत सारी बातों को मैं कट कर रहा हूँ जी। हाँ नहीं, अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे विभिन्न क्षेत्रों को अगर हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इतने लोगों को अच्छा लग रहा है, ऊपर हाथ कोई उत्तर प्रदेश बिहार वाला हमारे रीवा की बड़ाई नहीं बताएगा। रीवा के महत्व को हम आप बता सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं, हम अपने परिवार में बता सकते हैं कि आज हमको ये जानकारी हो, हम अपने पास पड़ोस में बता सकते हैं यार रीवा को हम जितना जानते थे उससे बहुत ज्यादा है। और एक और मैं विशेष चीज में इसमें शामिल कर रहा हूं, हम जब आजादी के आंदोलन को याद करते हैं, अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, 2023 तक चलेगा, तब हम याद करते हैं आजादी के आंदोलन के पहले उस 90 साल के इतिहास में 1857 की क्रांति से 1947 के बीच में, वो हम याद करते हैं तो शुरुआत हमको 1857 याद आता है। और 1857 याद आते ही हमको महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई याद आती है, मंगल पांडे याद आते हैं, तात्या टोपे याद आते हैं, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, हैदर अली, ये सब याद आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन अमर योद्धाओं के साथ में देश के किसी अन्य हिस्से का बराबर का योगदान था, तो वह विंध्य क्षेत्र का था, जिसको आप ठाकुर रणमल सिंह के नाम से जानते हैं, जिनके नाम पे टीआरएस कॉलेज है, जिनके सीधे संपर्क मंगल पांडे और तात्या टोपे से हुआ करते थे। जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से अगर तात्या टोपे जूझ रहे हैं, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जूझ रही है, तो ठाकुर रणमल सिंह यहाँ क्योंटी से लेकर इलाहाबाद तक में उनको खदेड़ खदेड़ के भगाते थे। वो हमारे विंध्य क्षेत्र की शान। दूसरे शख्स श्याम शाह, जिनके नाम पे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज है, एसएस मेडिकल कॉलेज कहलाता है, वो हमारे विंध्य क्षेत्र के हैं, जो उसी 1857 की क्रांति के महान योद्धाओं में शामिल है। रणजीत राय दीक्षित जो डगौरा के हैं, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो हमारे विंध्य क्षेत्र के हैं। तो आजादी की लड़ाई में भी हमारे विंध्य क्षेत्र का योगदान कम नहीं रहा है। पंडधर पार्क जो है, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ, सब मैं फिर याद दिला दिया। जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1905 में ये लड़ाई शुरू की कि नस्ल भेद के खिलाफ, तब उन्होंने 1905 में अपने वस्त्रों का त्याग किया और सूट बूट छोड़कर, टाई कपड़े छोड़कर धोती पे आया कि हमारा देश किसानों का देश है, कृषकों का देश है, हम उस वेशभूषा में आना है। गरीब है, महिलाएं गांव में एक साड़ी पर गुजारा कर लेती हैं, पुरुष एक धोती पर, उन्होंने एक धोती को ही लपेट के अपना वस्त्र बना दिया। फिर उन्होंने देश की संपर्क भाषा बनाया हिंदी को, जबकि वो अंग्रेजी और गुजराती को भी बना सकते थे। एक विशेष प्रसंग भी याद आ गया, इस बात को फिर जनरल नॉलेज में नोट कर लीजिएगा कि गांधी जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया, ऐसे दक्षिण अफ्रीका में ऐसे 150 किलोमीटर में बैठक हुई कि हमको अंग्रेजी का विरोध करना है, तो इस आंदोलन को कोई नाम देना चाहिए।